इसके बाद में तो तीसरी जो अवस्था आती है जलीय सरण की, वो तीसरी अवस्था आती है रील सरण। तीसरी अवस्था है रील सरण। रील सरण। अब देखते हैं कि परसरण होता है वो समतल भूमि में होता है। अब पूरा खेत अपना समतल तो होता नहीं, कहीं ना कहीं उसमें ढाल क्या होता है, अवश्य होता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि पूरा खेत तो कुछ होता नहीं अपना, समझो ये अपना खेत है, अब ये खेत क्या है, पूरा समतल नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं तो क्या होता है, ढाल अवश्य होता है, ढाल होता है इसमें। और इस ढाल के अनुरूप ही क्या होता है, पानी बहने लगता है। और ये पानी बहने के बाद में इसमें क्या होती है, छोटी छोटी क्या बनती है, इसमें नालियां बनने लग जाती है। जैसे क्या बनती है, तो नालियां बनती है। अगर कोई खेत तुरंत जोता गया खेत है तो उसमें ये सरण क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे मान लो वो खेत है, उसकी जुताई हमने आज कल में की है और बारिश हो गई, तो उसमें क्या होगा, सरण ये ज्यादा होगा। कौन सा, रील सरण। तो ये जलीय सरण क्या है, ये बढ़ती हुई अवस्था कौन सी है, रील सरण। ठीक है ना। तो अब पूरा खेत समतल नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, ढाल अवश्य होता है, और उस ढाल के अनुसार क्या होता है, उसमें पानी बहने लगता है, जिससे क्या होती है, उनमें हल्की हल्की छोटी छोटी क्या बनती है, उसमें नालियां बन जाती है, और इन नालियों के अनुरूप क्या होता है, उसमें पानी बहने लगता है। हालांकि ये नालियां होती है वो मर्दा जुताई के समय क्या होती है, नष्ट भी हो जाती है। तो ये तो कौन सा होता है, रील सरण। लेकिन मुख्य बात ये है कि तुरंत जोते गए खेत में क्या होता है, सरण क्या होता है, ये ज्यादा होता है। कौन सा, रील सरण। रील सरण के बाद में हम देखते हैं चौथी जो अवस्था आती है जलीय सरण की, वो आती है अवनालिका। कौन सी आती है, अवनालिका सरण। इसे कहते हैं हम गली सरण भी हमसे कह सकते हैं, अवनालिका। अब रील सरण की बढ़ती हुई अवस्था कौन सी होती है, अवनालिका। रील सरण हो गया, और रील सरण के बाद क्या होंगे, उसमें हल्की हल्की नालियां बन गई। उसमें क्या बन गई थी, हल्की हल्की नालियां। जैसे ही वर्षा की मात्रा और गहनता बढ़ती है, तो जो रील सरण के द्वारा जो बनाई गई जो हल्की हल्की नालियां थी, हल्की हल्की जो नालियां थी, वो नालियां क्या होती है, धीरे 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 क्या होती है, वो नालियां बड़ी होने लग जाती है। मतलब रील सरण के द्वारा बनाई गई जो नालियां होती है, वो क्या होती है, धीरे क्या होती है, गहरी और बड़ी होने लग जाती है, और इसमें ढाल के अनुसार ही पानी बहने लगता है, जिससे क्या होती है, उपजाऊ मृदा कटने के बाद में, जो उपजाऊ मृदा है वो मृदा कटने के बाद में अधो मृदा मतलब नीचे की मृदा भी क्या होती है, कटने लग जाती है। तो इस सरण को हम अधो मृदा सरण भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे, अधो मृदा सरण, अधो मृदा सरण भी कह सकते हैं। और यह सरण जलीय सरण की सबसे भयंकर है अवस्था कौन सी होती है, अधो मृदा सरण या अवनालिका सरण, जिसे कहते हैं हम गली सरण। सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, अवनालिका सरण। अभी पहले भी सुपरवाइजर में प्रश्न पूछा गया था कि जलीय सरण की सबसे बड़ी हुई अवस्था कौन सी होती है, अवनालिका सरण। अगर वहां ऑप्शन में अवनालिका नहीं आए तो करना आपको रील सरण। तो ये जलीय सरण की हो गई 4 अवस्थाएं। हाँ, मुख्य बात यह भी है कि राजस्थान में ये सरण कहां होता है, कोटा और चंबल के क्षेत्र में। चंबल के क्षेत्र में क्या होता है सरण, ये ज्यादा होता है। कौन सा, अवनालिका सरण। प्रश्न किसे पुट कर लेगा कि जलीय सरण की सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, अवनालिका सरण या गली सरण। इसे कहते हैं अधो मृदा सरण की हम कहते हैं। कोटा या चंबल के जो क्षेत्र है उसमें सरण क्या होता है, ये ज्यादा होता है। सबसे भयंकर अवस्था कौन सी है, अवनालिका सरण। तो हमने पढ़ ली जलीय सरण की 4 अवस्थाओं के बारे में कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। जिससे हमने पहला पढ़ा बोछार सरण, बोछार के बाद पढ़ा हमने परत सरण, परत के बाद पढ़ा हमने रील सरण, उसके बाद पढ़ा हमने अवनालिका सरण। तो 4 तो क्या होगी अपनी जलीय सरण की प्रमुख अवस्थाएं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जलीय सरण को प्रभावित करने वाले कारक।
जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक कौन कौन से होंगे जो जल को प्रभावित करते हैं? इसमें मैं पहले कारक की बात करूं, जलवायु। पहला कारक है जलवायु। दूसरा कारक आता है इसमें स्थला आकृति। स्थलाकृति। तीसरा कारक आता है इसमें मृदा गुण। चौथा कारक है इसमें वनस्पति का प्रभाव। और पांचवा कारक आता है इसमें मानवीय कारक। अब पढ़ेंगे हम जैसे जैसे वो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक आता है जलवायु। अगर वर्षा की गहनता और मात्रा दोनों ही अगर अधिक होती है तो मृदा में क्षरण क्या होता है? ज्यादा होता है। क्षरण क्या होगा? ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उनका क्या होता है? अपक्ष होता है वर्षा की गहनता व मात्रा से। इसके बाद में दूसरा जो कारक आता है वो आता है स्थलाकृति। मतलब टोपोग्राफी कैसी है? एक तो मृदा होती है समतल और एक मृदा होती है ढालू मृदा। एक मृदा समतल है, एक मृदा कैसी है? ढालू मृदा है। अब ढालू मृदा में क्या होगा? क्षरण ज्यादा होगा। समतल में क्या होता है? क्षरण कम होता है। ढालू क्षरण क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ढाल के अनुसार ही क्या होता है? इसमें पानी बहने लगता है। जितना ढाल लंबा होगा क्षरण उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मृदा की स्थलाकृति करती है, मृदा क्षरण को प्रभावित करती है। इसके बाद में आता है मृदा गुण। मृदा गुण से तात्पर्य है जैसे अपने दोमट मृदा होती है, दोमट मृदा की बात करूं, दोमट मृदा, और एक होती है अपनी मटियार मृदा। एक कौन सी होती है? मटियार। तो दोमट मृदा के कणों का बिखराव क्या होता है? ज्यादा। मतलब इस मृदा के कणों का बिखराव क्या होगा? ज्यादा होगा। और मटियार जो मृदा होती है इसके कण क्या होते हैं? आपस में दृढ़ता से क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। और अगर कण मृदा के आपस में चिपके हुए हैं तो उनका क्षरण क्या होगा? कम होगा। तो दोमट मृदा के कणों का बिखराव क्या होता है? ज्यादा होता है। मटियार मृदा के जो कण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? दृढ़ता से चिपके हुए रहते हैं, तो उनका क्षरण क्या होता है? कम होता है। और वो मृदा कण आपस में क्या होते हैं? बंधे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार की मृदाओं में क्या क्षरण क्या होता है? कम होता है। चौथा कारक आता है इसका वनस्पति का प्रभाव। मतलब मृदा के ऊपर जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उनका उस मृदा का क्षरण क्या होगा? उतना ही कम होगा, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें होती है वो मृदा कणों को आपस में बांधने का कार्य करती है। क्या करती है? बांधने का कार्य करती है। अगर मृदा के कण आपस में बंधे हुए हैं तो मृदा क्षरण उसमें नहीं होगा। पांचवा कारक आता है इसमें मानवीय कारक। जैसे जुताई का सही तरीका नहीं अपनाने से, इस मान लो को ढालू मृदा है और उस ढाल के अनुसार ही अगर हम जुताई कार्य करते हैं क्षरण क्या होगा? उसमें ज्यादा होगा। बिना खाद डाले लगातार अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं तो भी क्षरण क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तो भी क्षरण क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। तो इन सभी कारकों को हम रोक के मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो हमने पढ़ लिया जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु, वर्षा की
जो गहनता मात्रा है, स्थलाकृति, मृदा गुण, वनस्पति का प्रभाव और मानवीय कारक। ये तो हो गया अपना जलीय सड़न को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में हम देखते हैं जलीय सड़न को रोकने की विधियां। जलीय सड़न को रोकने के उपाय, मतलब किन किन उपायों को अपना करके हम जलीय सड़न को रोक सकते हैं। तो जलीय सड़न को रोकने के उपाय हैं, जैसे पहला उपाय देखते हैं समोच्च खेती। समोच्च खेती है, मल्च, या इसे कहते हैं हम पलवार, भूपरिष्करण, फसल चक्कर। तो इन उपायों को अपना करके अगर हम इन उपायों को अपनाए तो जलीय सड़न को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। समोच्च खेती मतलब समान ऊंचाई पर बनी हुई, देखो क्या कहेंगे हम, कंटूर कहेंगे। कई बार जैसे पूछा गया प्रश्न है कि समान ऊंचाई पर बनी हुई, देखो क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, कंटूर कहेंगे। क्योंकि कंटूर अगर बने होंगे तो इसमें कंटूर में क्या होगा, इसमें जल रुक रुक के क्या होता है, आगे से आगे बढ़ता है। तो जितना जल मृदा के ऊपर रुक रुक के आगे बढ़ेगा तो मृदा के कणों के द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है। तो समान ऊंचाई पर बनी हुई रेखा को क्या कहेंगे हम, कंटूर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, कंटूर कहेंगे। मल्च या पलवार का प्रयोग, जैसे वर्षा की गहनता अगर मात्रा होती है तो जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह है या पॉलिथीन वगैरह से मृदा को हम कवर कर देते हैं, उसे ढके देते हैं, तो सीधा जो वर्षा की बूंदों का प्रहार मृदा पर नहीं होता है और मृदा का जलीय सड़न होने से बच जाती है। भूपरिष्करण जैसे मान लो कोई बंजर भूमियां होती है तो उन बंजर भूमियों में अगर हम उसकी जुताई गहरी करेंगे तो इससे क्या होगा, पानी का अधिक से अधिक रिसाव उसमें हो सकेगा। फसल चक्कर तेरी बात यह है कि फसल चक्कर कहते इसे हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर फसल को हेर फेर के ऐसे उगाना ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति वैसी की वैसी बनी रहे, उसे कहेंगे हम फसल चक्कर। तो फसल चक्कर में हम ऐसी फसलों को शामिल करेंगे जो मतलब मृदा के ऊपर फैलती हो, एक आवरण का कार्य करती हो, वो कौन सा होता है, फसल चक्कर। तो ये क्या होगी, जलीय सड़न को रोकने के उपाय, समोच्च खेती, मल्च या पलवार का प्रयोग, भूपरिष्करण और फसल चक्कर। तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया जलीय सड़न। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायु के माध्यम से सड़न, मतलब एक कारक पढ़ा हमने कौन सा, जल। अब जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे उसमें वायु के माध्यम से सड़न किस प्रकार का होता है। तो आज हमने पढ़ा है जलीय सड़न के बारे में कि जलीय सड़न किसे कहते हैं, कि मृदा के कण होते हैं उनका भौतिक रूप से अपने स्थान से हटे जाना, क्या कहलाएगा, वो मृदा सड़न कहलाता है। फिर पढ़ा हमने जैसे अगर 12 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक प्रति वर्ष क्या होता है, सड़न होता है, तब तो ठीक है, लेकिन इससे अधिक होता है 12 से वार्षिक द्वारा भी 16 टन प्रति एकड़ से अधिक हो रहा है, जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। फिर हमने पढ़ा वेयोपतन के बारे में, फिर पढ़ा हमने एंथ्रोपोजेनिक के बारे में, ठीक है ना, एलुवियल मृदाएं और लोएस मृदाएं। फिर हमने पढ़ा सड़न के बारे में कि प्राकृतिक होता है, त्वरित कौन सा होता है, और उसके बाद पढ़ा हमने कारक जल और वायु, और उसके बाद पढ़ा हमने कि
जल सरण किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, बौछार है, परत है, रिंग और अवनालिका, और उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में पढ़ा। और बेटा हमने कौन सा बाद में जिस रोकने की इसके उपाय कौन कौन से, मोल्स खेती, मल्च पलवार, भूपरिष्कर और फसल चक्र का प्रयोग। अब पढ़ेंगे हम वायु सरण के बारे में, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।